जय हिंद। वर्ल्ड में लगभग 80 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर किसी न किसी फॉर्म में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंटेड है, जिसमें से फ्रांस का नेपोलियन सिविल कोड काफी फेमस माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोवा भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी पहले से ही लागू है। आज के वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में जानेंगे और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं। यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में स्कॉलर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े मुद्दे थे। पहला आर्टिकल 370, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर और तीसरा यूसीसी। इनमें से 2 पूरे हो चुके हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला अभी रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर यूसीसी इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। यूसीसी भारत में एक विभाजनकारी मुद्दा है। जो इसके फेवर में है उनका ये तर्क है कि इससे भारत में समानता और धर्मनिरपेक्षता बढ़ेगी, और जो इसके अगेंस्ट हैं उनका मानना है कि इससे रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल रिचुअल्स में इंटरफेयर बढ़ेगा। भारत के अंदर काफी ऐसे कानून हैं जो सभी के लिए बराबर हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ। आप किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से ताल्लुक रखते हो, क्रिमिनल लॉ सभी पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन अगर पर्सनल मैटर्स की बात करें, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ज्यूस और पारसीज सभी के कानून अपने अपने रिलीजन के अनुसार हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक कानून बनाने की मांग करती है जो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन जैसे मामलों में सभी धर्मों, समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी का पार्ट है जो कि संविधान के आर्टिकल 44 के तहत आता है। आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ने से पहले डीपीएसपी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में शामिल हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य जनता के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है। 1840 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस और क्राइम के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाने की सिफारिश की थी। उस टाइम पर अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़खानी नहीं की, क्योंकि ये रिलीजियस मैटर था और ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी पंगा मोल नहीं लेना चाहती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यूसीसी के मुद्दे पर वोटिंग हुई थी। मुद्दा ये था कि यूसीसी को डीपीएसपी में रखा जाए या फंडामेंटल राइट्स में। वोटिंग 5:4 में हुई। 5 लोगों का मानना था कि यूसीसी को डीपीएसपी में शामिल किया जाए। 4 लोगों ने वोट किया था कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स में लेके आना चाहिए। 5 लोग डीपीएसपी के पक्ष में थे, तो इसीलिए इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 के तहत शामिल किया गया। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट ने 1948 से 1954 के बीच हिंदू कानून समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके समर्थक और फीमेल मेंबर्स चाहते थे कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। उस समय कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे, तो बिल को प्रेजेंट करने का हक भी कानून मंत्री को ही होता है। अम्बेडकर जी ने भी समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश की और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी यूसीसी के फेवर में ही वोट डाला था। रूढ़िवादी हिंदू कानून महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते थे, क्योंकि एक विवाह, तलाक और विधवाओं को संपत्ति विरासत में देने का अधिकार शास्त्रों में मौजूद था। जाति व्यवस्था पर अंबेडकर के लगातार हमले और ऊंची जातियों के प्रति नापसंदगी ने उन्हें संसद में अलोकप्रिय बना दिया था। BR अम्बेडकर ने धार्मिक ग्रंथों पर शोध किया था और उनके अनुसार हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था दोषपूर्ण है। अंबेडकर के बारे में मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनका मानना था
कि समान नागरिक संहिता से हिंदू धर्म में सुधार आ सकता है और इसके साथ ही मुस्लिम समाज की महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी, जिन्हें शरिया कानून के तहत बहुत कम सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि इन विचारों की वजह से B.R. अम्बेडकर को काफी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यूसीसी के मुद्दे पर उनको पूर्ण समर्थन था। हालांकि उस समय समान नागरिक संहिता पेश नहीं की गई, लेकिन हिंदू समाज के आधुनिक सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए हिंदू विधेयक पेश किया गया था। यूसीसी को डिटेल में जानने से पहले मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ, शाह बानो केस। 5 बच्चों की मां 62 वर्षीय शाह बानो बेगम ने 1978 में कोर्ट केस किया अपने हस्बैंड के खिलाफ। उनकी डिमांड थी कि तलाक के बाद उनको एलमनी यानी कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, जबकि मुस्लिम लॉ में ऐसा प्रावधान नहीं है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो मामले में तलाक देने वाले शौहर को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। ये डिसीजन मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए काफी अच्छा था और इस समाज की महिलाओं ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने और समाज के ठेकेदारों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरे भारत में जोरदार विरोध किया। मुस्लिम कट्टरपंथियों का यह मानना था कि ये सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल है। 1986 में उस समय की सरकार यानी कि राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए और स्पेशल ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगे और ये आरोप आज तक कांग्रेस पर लग रहे हैं। संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना राजनीतिक सलाहकारों के अनुसार राजीव गांधी की काफी बड़ी भूल थी। इसके बाद कांग्रेस की इमेज को सुधारने के लिए राजीव गांधी ने एक और ऐतिहासिक भूल कर दी। इस बार हिंदू तुष्टीकरण की 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे का ताला खोल दिया गया। हालांकि ये फैसला अदालती था, लेकिन इस फैसले को 1986 में रोका जा सकता था। इसके बाद राजीव गांधी ने खुद वहां जाकर पूजा अर्चना की। मकसद सिर्फ एक था, हिंदुओं के वोट गेन करना। राजीव गांधी की इस ऐतिहासिक गलती से पहले धार्मिक कट्टरता कभी भारतीय राजनीति की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाई थी। हिंदू महासभा हो या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो या अकाली दल, जनता ने धर्म विशेष की राजनीति करने वालों को कभी खास तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन राजीव गांधी की इस गलती ने भारतीय राजनीति की सूरत बदल दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। स्कॉलर्स के अनुसार यूसीसी जेंडर इक्वालिटी लेके आएगा, क्योंकि भारत में पर्सनल लॉज महिलाओं के खिलाफ अक्सर भेदभाव करते हैं, खासकर विवाह, तलाक, विरासत और हिरासत जैसे मामलों में। एक समान नागरिक संहिता इस तरह के भेदभाव को खत्म करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। सिंपलिसिटी एंड क्लैरिटीज ऑफ लॉज। यूसीसी कानून प्रणाली को सरल बनाएगी, क्योंकि ये सभी पर समान रूप से लागू होगी। कानूनों की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी और आम नागरिक भी इसको समझ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में स्कॉलर्स का मानना है कि यूसीसी यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लेकर आएगा। यूसीसी लॉ एप्लीकेशन में एक रूपता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि ये सभी पर समान रूप से लागू होगी और कानून के दायरे में भेदभाव का जोखिम भी खत्म हो जाएगा। धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको यूसीसी जड़ से खत्म कर देगा और सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म। समय समय पर कानूनों में बदलाव और सुधार बहुत जरूरी है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। एग्जिस्टिंग लॉज में अगर इंप्रूवमेंट होती है तो वो कंटेम्परेरी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड करेगी, जो कि पूरे समाज के लिए अच्छा रहेगा। एस्पिरेशन ऑफ यूथ। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ युवाओं का सोशल एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है। आजकल के युवा इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी और मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो यूसीसी इन प्रिंसिपल्स पर बिल्कुल खरा उतरेगा। सोशल हार्मनी। जब यूसीसी इंप्लीमेंट होगा तो रूल्स सभी के लिए बराबर होंगे, तो डिफरेंट रिलीजन्स और कम्युनिटी के बीच टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगी। स्कॉलर्स अगेंस्ट यूसीसी। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहां पर डिफरेंट रिलीजन, ट्रेडिशन और कल्चर के लोग रहते हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद सभी लोगों पर एक तरह का कानून
इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता और इससे भारत की डाइवर्सिटी को भी खतरा है। यूसीसी को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट भी देखा जा रहा है। आर्टिकल 25 से 28 धर्म से रिलेटेड डिफरेंट फ्रीडम्स की बात करता है। अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो सभी धर्मों के लोग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। लैक ऑफ कंसेंसस, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भारत के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच आम सहमति का अभाव है। ऐसे कोड को लागू करने से पहले सभी समुदायों की भागीदारी जरूरी है, उनके विचार जानना जरूरी है। अगर सभी के विचार लिए जाएंगे तो सभी एक बात पर सहमत नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल चैलेंजेस, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरीके से बनाना नामुमकिन है कि जिसमें सभी समुदाय और सभी धर्म के लोग खुश हो जाएं। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, समान नागरिक संहिता भारत में बेहद संवेदनशील और एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका इस्तेमाल भारत के विभिन्न दलों द्वारा अपनी राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता रहा है। इससे इस मुद्दे को रचनात्मक और गैर विभाजनकारी तरीके से संबोधित करना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ओकेजन्स पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की इंडियन गवर्नमेंट को सलाह दी है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद खान वर्सेस शाह बानो जजमेंट ऑफ 1985, सरला मुदगल जजमेंट 1995, पावलो वर्सेस मारिया केस 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गोवा एक शाइनिंग एग्जांपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है। लॉ कमीशन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका गठन 1955 में किया गया था और समय समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। लॉ कमीशन का काम कानूनों की समीक्षा करके सरकार को उचित सलाह देना है। एट प्रेजेंट इंडिया में 22वां लॉ कमीशन चल रहा है जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक है। इसी लॉ कमीशन से सरकार ने यूसीसी पर राय मांगी है और इसके बाद 22वें लॉ कमीशन ने 14 जून 2023 को जारी एक विज्ञापन में भारत के अलग अलग पब्लिक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी सलाह मांगी है। लॉ कमीशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों से सुझाव लेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भारतीय सरकार को देगा। हालांकि सरकार ने 21वें लॉ कमीशन से भी राय मांगी थी और 21वें लॉ कमीशन ने 2018 में ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एट दिस स्टेज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि भारत एक प्रगतिशील और उभरता हुआ देश है और ऐसे देश में महिलाओं को समान अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। हमारे देश में अभी भी काफी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा टूल है जो हर समुदाय की महिलाओं का उत्थान करेगा और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरीके से लागू करना चाहिए जिससे किसी भी समुदाय, धर्म और जाति की भावनाएं आहत ना हो। एक समान नागरिक संहिता से सदियों पुरानी परंपराओं में बदलाव लाया जा सकता है जिनकी आज के समय में कोई प्रासंगिकता नहीं है। यूसीसी के जरिए हम दुनिया को ये मैसेज दे सकते हैं कि भारत देश जाति की राजनीति और धार्मिक राजनीति से दूर हो चुका है। भारत में समान नागरिक संहिता धर्म के आधार पर विभाजन नहीं बल्कि राष्ट्रीयता की भावना पैदा करके एकता सुनिश्चित करेगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जय हिंद।